कि वो जीत में परिवर्तित हो जाएगी। आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि आप 12 सीटों पर यहाँ पर लीड करेंगे, जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? क्योंकि सीटों का आपने भी कभी भी खोल के यहाँ पे जवाब नहीं दिया था कि कितनी सीटें आएंगी, आपने कहा था बेहतर करेंगे। यादव जी, देखो, शुरू से ही हमारे नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते आ रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेंगे। और ये बड़ी खबर आ रही है, टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ से भी सीपी जोशी। ठीक है, आप बताइए। दौसा से कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से आगे चल रहे हैं दौसा से। और देखिए, दौसा बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो चुनाव प्रचार की उन्होंने एक तरीके से कमान संभाली हुई थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि दौसा से अगर बीजेपी की हार हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये बहुत बड़ी लीड यहाँ पर मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। एसपी मित्तल साहब, ये जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान में 25 में से 11 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, भाजपा से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को उन संसदीय क्षेत्रों में अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी वाले इस मुगालते में रहे कि जो मोदी जी का चेहरा है वो हमको जिता देगा और हम तो चुनाव तो 25 पे जीतेंगे, लेकिन 5 लाख मतों से अंतर से जीतेंगे। लेकिन जो ग्राउंड जो काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शायद नहीं किया। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से क्या नाम से भाजपा के नेतृत्व में देखिए लगातार परिवर्तन हुआ। एक समय था जब क्या नाम से वसुंधरा राजे शीर्ष नेता थी, उसके बाद हमने देखा सतीश पूनिया आए, राजेंद्र राठौड़ आए और गुलाब चंद कटारिया आए। लेकिन अब हमने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव आते आते हमने देखा कि जो मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री जी का हो गया और सीपी जोशी साहब का हो गया। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो एकजुटता होनी चाहिए थी, शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उसकी एकजुटता नहीं हो पाई। हमने देखा जिस तरीके से सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को क्या नाम से अलग थलग कर दिया गया और ये कहा गया कि क्या नाम से उनको दूसरी जिम्मेदारियां दे दी गई है। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट नहीं हुआ। और कांग्रेस को तो ये था कि हमको क्या नाम से जितना भी प्लस में जाएगा उतने हमारे लिए अच्छा है। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी इस बात की कि किसी तरह इस मुकाबले को खड़ा किया जाए। और जब मुकाबला खड़ा किया तो मुझे लगता है कि रुझान के अंदर कांग्रेस को क्या नाम से फायदा होता दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। एसपी मित्तल साहब ने जो बात कही, निरंजन पोद्दार जी, अगर हम विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें और जब नतीजे आए तो उसमें कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि इन नतीजों को अगर हम लोकसभा के सीटों के पैमाने पर देखें तो करीब 12-13 सीटें हमारे पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रुझान नतीजे नहीं है, ये रुझान उसी को अभी पोर्ट्रे करें, उसी को परिलक्षित कर रहे हैं। निश्चित रूप से रविंद्र जी, मैं भी कदाचित यही बात जो एसपी मित्तल जी ने कही, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के बाद में जो परिणाम आए और उन परिणामों के बाद में भी अगर पार्टी ने उन चीजों का इनिशिएटिव नहीं लिया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो 20-22 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर भी स्ट्रैग कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि नवलगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार राजकुमार शर्मा को चुनाव हरा करके सीट जीती। लेकिन और उसी करूंगा, इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए, सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 49 में 80 में 34 एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। आगे पूरे देश में ऐसे ही चलेगा। जीते पे सवाल लोग खड़े कर रहे हैं और जनता से उन्होंने अपील की है कि सर पे कफन बांध के निकले, अगर ये गड़बड़ का विरोध करें। मैं क्या बोलूं इसका। तेलंगाना में जीत जाए कांग्रेस तो ईवीएम ठीक है, बंगाल में ममता जीते तो ईवीएम ठीक है, हिमाचल में कर्नाटका में जीत जाए कांग्रेस तो ईवीएम ठीक है और हार जाए तो ईवीएम गड़बड़ है। ऐसा कैसे चलेगा? ये तो ठीक नहीं है। साउथ में कुछ उम्मीद है इस बार? काफी, बहुत उम्मीद है। आप निश्चिंत रहिए, अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करिए, बहुत प्रभावी जीतेंगे। इंडिया लाइन से कुछ सलाह देंगे? विनम्रता से हार को स्वीकार करना चाहिए, बस। लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अब
प्रतीक्षा करिए, देखते हैं क्या होता कमीशन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। है। अब वो क्या करें, सब पर सवाल करे करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन जो मैंने कहा आज निर्णय का दिन है तो विनम्रता से निर्णय स्वीकार करें। 400 पार होगा पक्का। धन्यवाद। तो पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे जो पीछे चल रहे हैं, और जाहिर तौर पर आप जरा टैली देख लीजिए नेशनल लेवल पर। राजस्थान के तो आपको रुझान बता ही रहे हैं, 526 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इसमें 291 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन में टफ फाइट 216 सीटों पर आगे चल रही है। सीकर से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अमराराम आगे हो गए हैं सीकर की सीट से, और इधर गंगानगर की सीट से भी इधर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी हां, इंदौरा आगे चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अमराराम आगे चल रही है। राजस्थान से संबंधित लगातार ब्रेकिंग आपको मिलती रहेगी। इधर अभी आपने सुना क्या कुछ यहां पर कहा गया बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से, और जैसा मनोराज ने बताया आपको कि अगर नेशनल टैली पर अगर नजर डाले 526 सीटों का रुझान मिल रहा है। इन 526 सीटों में 239 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 94 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। सवाल आपसे करने आ रहा हूं राजेंद्र यादव साहब, 526 सीटों में जो है रुझानों में 239 पर बीजेपी, 94 पर कांग्रेस, और अगर गठबंधन की बात करें 291 पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए, और 216 पर इंडिया। बताइए साहब क्या रणनीति होगी आगे? रणनीति इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे परिणाम नजदीक आएंगे इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। एसपी मित्तल साहब खुल के नहीं बोले। यादव जी क्या लग रहा है, रणनीति अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी ये रुझान आगे आगे बढ़ेंगे, अगर यही ट्रेंड रहता है तो कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब ये कहा गया था कि क्या नाम से इस बार 400 के पार, तो मुझे लगता है कि जो ये नारा दिया गया था कि इस बार 400 के पार, से जो रुझान को देखते हुए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो इतना बड़ा नारा क्या नाम से सफल होता नजर आएगा। यदि ऐसा होता तो हमको एक तरफा टैली के अंदर निर्णय देने सर 239 है बीजेपी के 239 है, 526 के रुझान अभी आए हैं, 239 यानी बहुमत के आंकड़े से रुझानों में भी दूर है वो। हाँ, और जिस तरीके से इंडिया का 216 बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि 400 पार, शायद क्या नाम से उसको नारे को ही नारा माना गया होगा। हाँ। और जो जमीनी हकीकत है उसको समझने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे राज्य थे जहां पर हम देखते हैं एक तरफा चुनाव के जैसे परिणाम उनको देखे। भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिश के बाद भी क्या नाम से वहां पर विधानसभा चुनाव के अंदर जीत हासिल नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव थे तो कहा गया था कि इस बार हम 200 सीटें प्राप्त करेंगे, लेकिन 70 सीट पर आके भारतीय जनता पार्टी अटक गई और 200 सीटें ममता बनर्जी को ज्यादा वहां पर मिली। तो कई जगह ऐसे, चाहे हम कर्नाटक का दे दें, चाहे निरंजन जी यहाँ पर एनडीए को बहुमत मिलता हुआ रुझानों में दिख रहा है, लेकिन बीजेपी 239 पर है अभी 526 रुझानों में। देखिए रविंद्र जी, मेरे हिसाब से अभी तक के जो रुझान है उनके हिसाब से भी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, और इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं, एनडीए को ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी सीटें घट रही हैं उसके अंदर ज्यादा सीटें जो है वो गठबंधन की घट रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। लगभग आप ये समझ लीजिए 40 से 50 सीट घटती हुई दिख रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर लगभग आप ये समझ लीजिए 1-2 बजे तक जब ये रुझान पहुंचेंगे तब जाकर के मानेंगे कि इसमें कुछ स्थिरता है।